and you are listening 99.9 Ijing Station. So student, today we are going to do a quick revision on the first chapter of the thermodynamics. For that, first I will mention you the topic which I have covered in the previous lectures, and then I will tell you the most important topic which are very useful for the GATE 2021. Before that, if you have not subscribed to my YouTube, Telegram and podcast channel, then subscribe it, otherwise you will not get any notification from my side. Okay, so let's start without wasting a time. So student, as we know that the main aim of the thermodynamic is to convert non-organized form of energy into the organized form of energy. Okay, so as we know that the heat is a organized form of energy, and we are going to convert into a organized form of energy, that is work. So basically in thermodynamics we convert heat into the work. Okay, so if we talk about the importance of the thermodynamics, we basically check the feasibility of the system, that system is possible or not, and we are going to check that what are the factors which governs the system, minimum energy which is required for the existence of the any system, and what will be the maximum efficiency of any system. So the all answer of all these questions is given by this subject. Okay, so another thing is important is that in this thermodynamics subject, that we are going to study the thermodynamics basically in two point of view or two approaches, on the basis of two approaches. First one is the microscopic approach, that is MICRO, micro, and the second one is macroscopic, that is MACRO, macroscopic approach. So basically the microscopic approach is, in the microscopic approach we focused on the each and every individual molecules and its behavior of every individual molecules, and basically we sum up all the behaviors of individual molecules and then give the sum of decision or sum of behavior of all the सिस्टम. तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, और उन सब के बिहेवियर, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर जो बिहेवियर शो कर रहा है, उसको हम एक तरीके से स्टडी करते हैं, और उस केस में हम कहते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं. तो हम सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर्स को और स्टडी को सम अप करके जो एक आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. ठीक है, तो बेसिकली हम इट इज़ यूजफुल फॉर द लो डेंसिटी और यू कैन से द लो प्रेशर गैसेस के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए. तो इन दिस अप्रोच में हम फोकस्ड करते हैं एक सर्टेन क्वांटिटी और सर्टेन वॉल्यूम को इन दी होल सिस्टम, जिसको हम स्टडी करके हम ये एनालाइज करते हैं, ये हम सोचते हैं कि एवरेज जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे ये बिहेवियर स्टडी शो कर रहे होंगे. मतलब हमने एक सर्वे कर रहे हैं, सपोज़ हम एक सर्वे करते हैं, उस सर्वे में हमने एक पर्टिकुलर एरिया में हमने एक सर्वे किया, और ये हमने एज्यूम किया कि ये जितना भी बाकी रिमेनिंग एरिया है पर पर्टिकुलर है, वो सारी चीज़ें भी इसी तरीके से बिहेवियर शो कर रही होगी. तो ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एक पर्टिकुलर फोकस्ड रहते हैं एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विदाउट गोइंग टू अकरिंग द ईच एंड एवरी अकरेंस ऑफ द ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स. तो बेसिकली हम एवरेज मॉलिकुलर बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में, और बेसिकली तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ही हम थर्मोडायनामिक में स्टडी करेंगे. ठीक है, साथ में भी मैं बता देती हूँ, एक होती है मेजरेबल क्वांटिटी, एक होती है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी. मेजरेबल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये जो हम मेज़र कर सकते हैं ये क्वांटिटी होती है, और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. उसके लिए हमें हेल्प करनी पड़ती है, किसके थ्रू करते हैं, हम मेजरेबल क्वांटिटी के थ्रू मेज़र करते हैं, लाइक एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एक्सेट्रा.
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जो अप्लाई होता है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में होता है। उसमें हम डिसाइड करते हैं कितना हम स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को कैरी आउट करने के लिए। तो ये क्वांटिटी जितनी हम वॉल्यूम और एरिया कंसिडर कर रहे हैं वो हमें कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम से ही पता चलता है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम ही गिव करता है क्राइटेरिया टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ओके, अनदर थिंग हमने पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कपल ऑफ प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ेंगे मेरे, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो ये सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री आप बेसिक लेवल से लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये बाउंड्री है, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये आपको वेरी वेल नोन होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में। तो टाइप ऑफ सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी जो है 2 टाइप की होती है, स्टोर एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी, ठीक है। स्टोर एनर्जी की बात कर रहे हैं हम तो इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। अगर हम ट्रांसमिट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारा वो हो गया हीट और वर्क। तो बेसिकली हम जो टाइप ऑफ सिस्टम में हीट और वर्क को स्टडी करेंगे, किस तरीके से किस में हीट स्टोर हो रहा है, किस में वर्क स्टोर हो रहा है। तो उस तरीके से हम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और जो आइसोलेटेड सिस्टम को हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बेसिक लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की। ये जो टॉपिक है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हर साल के में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। वन मतलब हर साल ना कहे तो अल्टरनेट ईयर्स पे तो ज़रूरी आ जाता है। तो हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है अपनी मास और साइज से, और साइज ऑफ द सिस्टम से, ठीक है। और जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है मास और साइज पे, लाइक इंडिपेंडेंट। जो इसको कन्फ्यूज़न बहुत से होती है, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी IN से स्टार्ट होता है, उसी तरीके इंडिपेंडेंट IN से स्टार्ट होता है। यानी इंटेंसिव की बात कर रहे हैं यानी कि वो जो है मास और साइज से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाएगी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी जो मास और स्टेट पर डिपेंड करती है, वो वॉल्यूम, मास, एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। जो मैंने आपको लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करके बताया था, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हमें नोटिस करना पड़ता है किस तरीके से कंसीडर करते हैं कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे होती है वो आपको मैंने वहाँ लेक्चर में समझा रखा है। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ आर द पॉइंट फंक्शन होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ये पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन पे भी डिपेंड करती है। और प्रॉपर्टीज़ जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, तो उस केस में हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज़ dz इज़ इक्वल टू mdx प्लस ndy। और अगर हमें इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव करना है तो हमारा ये जो कंडीशन है वो क्या फॉलो होना चाहिए, del m बाई del y एट x इज़ इक्वल टू del n बाई del x एट y। जो ये कंडीशन है वो किसके लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए है। तो ये जो हमारा जो एक फंक्शन है उसको z जो हमारा फंक्शन है of the x और y which can be represented by this equation and in that case तो उसको हमें इससे प्रूव करना होगा। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की। तो स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं, उसमें हमने स्टडी किया गिब्स फेस रूल, ठीक है। गिब्स फेस रूल का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है गिब्स फेस रूल
सबसे पहले हम देखते हैं क्यों यूज़ करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मिनिमम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी स्टेट को फिक्स करने के लिए, ठीक है। हम गिब्स फेस रूल से वो चीज़ करते हैं। तो उसमें फॉर्मूला हो जाता है P + F = C + 2। तो यहाँ P जो है नंबर ऑफ़ फेसेस है, F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि हमें और यू कैन से दैट द मिनिमम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम, एंड C जो होती है वो होती है नंबर ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो इस पे बेस्ड भी बहुत से न्यूमेरिकल सिंपली बहुत वाटर और स्टीम और वाटर लिक्विड फॉर्म और आइस स्टीम वाटर के फॉर्म पे एग्जांपल मैंने आपको वीडियो लेक्चर में करा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस जो रहते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इन्वर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो अपना पाथ फिर से फॉरवर्ड पार्ट और बैकवर्ड पार्ट जो इक्वल हो जाते हैं, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जो वो क्या होते हैं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस के अलावा जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इसी तरीके से क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर में समझा रखा है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वाजी स्टैटिक, बट ऑल द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नीड नॉट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेटमेंट में, इस टॉपिक में। अब बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हम स्टडी करते हैं, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होती है, इट मीन्स नो हीट ट्रांसफ़र। एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ ऑल द properties when cases which may be cases with work transfer. No, basically work is not transferring here in the case of mechanical equilibrium. In the case of chemical equilibrium, a system is said to be in the chemical equilibrium property when there is no any mass transfer as chemical reaction taking place within the system. ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास आता है मैटर टॉपिक, जिसमें सॉलिड और फ्लूइड को कैरेक्टराइज किया गया। सॉलिड को सब डिवाइड किया गया हमने रिजिड और डिफॉर्म फॉर्म में, और जो फ्लूइड को हो गया वो लिक्विड और गैस फॉर्म में, और गैस को हमने फिर डिवाइड किया आइडियल गैस और रियल गैसेस में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आइडियल गैस क्या होती है। तो जो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है। तो इसका आइडियल गैस लॉ क्या होता है, PV = mRT। यहाँ पे P जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, M जो है मास है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इनकी यूनिट जैसे प्रेशर की होगी किलो पास्कल, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मास की kg, एंड R की किलो जूल पर केल्विन kg, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की होगी केल्विन में, ठीक है। तो आइडियल गैस की बात करें हम लोग तो परफेक्ट आइडियल गैस भी होता है और एक सेमी आइडियल गैसेस भी होते हैं। तो CP और CV जब R कांस्टेंट रहते हैं तो उसको कहते हैं हम परफेक्ट आइडियल गैस, और सेमी परफेक्ट आइडियल गैस के केस में जो CP और CV एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होते हैं। इसी तरीके से हमने एक कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले टर्म्स स्टडी किए थे, जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस कैसे निकालते हैं, मोल्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के केस में हमने बताया था कि जो PV = nmRT होती है। तो बेसिकली हमने M और R को एक कैप R डैश से रिप्रेजेंट किया और उसको हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का नाम दिया। तो ऑल गैसेस जो यहाँ पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हैज़ को हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो यहाँ से हमें R डैश जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मिली 8.314 किलो जूल किलो पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। तो उस केस से हमारे पास जो आइडियल गैस लॉ आ जाता है वो कन्वर्ट होकर आ जाता है PV = nR/T, ठीक है।
तो यहाँ से हमें यहाँ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हमें आइडियल गैस मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने मास फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन निकाले, ये सारे फॉर्मूले और इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर का और साथ में ज़ीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर का। ज़ीरोथ लॉ, ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है कि हम टेम्परेचर को 2 पॉइंट से व्यू पॉइंट से एनालाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक के अकॉर्डिंग हम अगर टेम्परेचर को डिफाइन करें तो टेम्परेचर इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच द वर्च्यू ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द दैट प्रॉपर्टी हीट फ्लोज। ओके, और इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट डेफिनेशन है मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ पॉइंट से एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ पॉइंट से। अब बात करते हैं हम ज़ीरोथ लॉ की। तो ज़ीरोथ लॉ डिफाइन दैट व्हेन द टू बॉडीज आर इन द इंटरनल thermal equilibrium with each other with a third body, then they are थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ईच अदर। तो ये एक स्टेटमेंट है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो ज़ीरोथ लॉ जो है, जो बेस्ड है, जो बेसिकली जो मरकरी है वो टेम्परेचर मरकरी थर्मोमीटर है वो जो ज़ीरोथ लॉ पे ही बेस्ड है। और ये क्वेश्चन आता है कि थर्मोमीटर इज़ बेस्ड अपॉन विच लॉ, दैट इज़ ज़ीरोथ लॉ। ठीक है, और साथ में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट किस लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी ज़ीरोथ लॉ से करते हैं। तो इस लॉ से हमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चला। तो डिफरेंट थर्मोमीटर के लिए हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिक वो थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लाइक हमें टेबल दे रखा होगा, थर्मोमीटर्स दे रखे होंगे, उसके कंपैरिजन में हमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी। हमें देखना होगा कि कौन सा थर्मोमीटर पे कौन सा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होगी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हीलियम गैस थर्मोमीटर, ग्लास थर्मोमीटर के लिए, ट्यूब थर्मोमीटर के लिए हमारे पास लेंथ जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए हमारे पास प्रेशर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए वॉल्यूम, थर्मिस्टर के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मोकपल के लिए EMF। ये 4 से 5 हमारे पास थर्मोमीटर हैं जो कि उसके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सबने डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड ऑफ टेम्परेचर मेज़रमेंट। तो इस मेज़रमेंट करने के लिए टेम्परेचर को हमारे पास 2 मेथड है, चूँकि एक मेथड जो है यूज़ हुआ था 1954 के बिफोर और एक मेथड यूज़ हुआ था 1954 के बाद में। ठीक है, तो जो पहले यूज़ हुआ था उस मेथड को हम कहते हैं टू रेफरेंस method, and the second method which used after the 1954 उसको कहते हैं हम सिंगल रेफरेंस पॉइंट मेथड। ठीक है, तो डबल टू रेफरेंस पॉइंट मेथड में हम 2 पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एक आइस पॉइंट को, एक स्टीम पॉइंट को, और यू कैन से दैट फ्रीज पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इस केस में हमने एक जनरल इक्वेशन निकाली थी, दैट इज़ T इज इक्वल टू A प्लस BP। ये A और B जो है वो कांस्टेंट है और P जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, यहाँ अगर हम हीलियम गैस ग्लास थर्मोमीटर लें तो P जो है हमारा जो है लेंथ होगा हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो उस केस में मैंने आपको पूरा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाया है, वो आप वीडियो लेक्चर में यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और सेकंड मेथड जो होगा हमारा सिंगल रेफरेंस मेथड पॉइंट मेथड, उसमें हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को कंसीडर किया है एज अ रेफरेंस। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होता है हम थर्मोमीटर का, वो वाटर का होता है 273.16 केल्विन। तो उस पे बेस पे हमारे पास टेम्परेचर का जो जनरल इक्वेशन थी वो थी T इज इक्वल टू AP। तो इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे टेम्परेचर निकाला था। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे कवर कर चुकी हूँ वीडियो लेक्चर में, तो आप उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो अब देखते हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट था। देखिए, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है।
ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी पॉइंट से थी वो था कि थर्मोमीटर्स के टाइप्स और उसके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल गैस ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स जो हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड आएगा, जो हमने पढ़ा, जो हमारे पास हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल से रिलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस गिब्स फेस रूल से भी क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो आएगा वो टेम्परेचर मेज़रमेंट के ऊपर से है। तो टेम्परेचर मेज़रमेंट वाला न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आते हैं और साथ में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड भी आते हैं। ज़ीरोथ लॉ से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 1-2 आ जाते हैं। तो इस तरीके से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से थर्मोडायनेमिक्स के आ जाते हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक। अब मैं बात करती हूँ कि मैं इस तरीके से क्यों आपको पॉडकास्ट कर रही हूँ। क्योंकि देखिए आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, आपके पास रिवीजन खुद से तो आप करते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से ही करते हैं। तो क्या है, अगर आप नाइट टाइम पे आपने हेडफोन लगा के ये 20 से 25 मिनट खुद से मेरी आवाज़ में ही आपने सुन लिया, तो ये क्विकली आपको रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मूले भी आपको बोल के बता दिए, बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया, और क्या इम्पोर्टेंट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए आपको मेरा पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़रूरी होगा। ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ और साथ में ही एंकर ऐप है, उसमें मैं पॉडकास्ट अपना अपलोड करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें फॉलो करिए। अगर आपको कोई बुक्स, नोट्स और शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मेरे को फॉलो करिए और वहाँ ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ डिस्कशन ग्रुप भी है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं जानती हूँ मैं सिलेबस, आई थिंक मेरा जो सिलेबस है वो अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ जल्दी जल्दी पढ़ाइए, लेकिन मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसी हुई हूँ, मेरी को और भी थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस वजह से मैं स्पीडली नहीं पकड़ पा रही हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि 2021 गेट के लिए जितने भी टॉपिक और जितने भी सब्जेक्ट में जितना कवर करूँगी वो आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगी। लेकिन और साथ ही में मैं इंश्योर कर रही हूँ कि गेट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए बहुत अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी होगा। तो थैंक यू, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितने ज़्यादा मेरे से बच्चे कनेक्ट होंगे तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कोई कोचिंग तो नहीं रन कर रही हूँ, मैं बस अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। जो प्रॉब्लम मैंने अपने टाइम पे फेस की, हमने अपने टाइम पे फेस की, तो जो ऑनलाइन लर्निंग हमें नहीं मालूम थी, हम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते थे, तो वो सब चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।